कल कोई अपसेट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? वही आमिर साहब वाली बात, मुश्किल है सियासत के बारे में प्रिडिक्शन करना, बहुत मुश्किल होते हैं लोग। मतलब मैं नुसरत जवेद साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ। मुझे अगर पाकिस्तान में किसी को देखना हो जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली तौर पर शायद करेक्ट उन प्रिडिक्शन एनालिसिस हो सकते हैं, वो बड़ा प्रैग्मेटिक, वो रुथलेस एनालिसिस करते हैं। वो मेरी तरह आइडियलिज्म या इन चीज़ों में वो जैसे है जहाँ है, जैसे आमिर साहब आजकल करते हैं इसी तरह। ये पुराने, ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। ख्वाहिशें भी बता देते हैं, उम्मीदें, मगर उम्मीदों ख्वाहिशों को उम्मीदें ख्वाहिशें ही रहने देना चाहिए। जो तजज़िया है वो प्रैक्टिकल हमारा बड़ा डिफरेंट होता है मेरा। सो ये रुथलेस करते हैं, लिहाजा इनके क्योंकि प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स को देखते हैं, जैसे है जहाँ है की बुनियाद पर देखते हैं, इसलिए इनकी असेसमेंट, इनकी रीडिंग बेहतर होती है। उस नुसरत जवेद साहब हूँ, आमिर हूँ या दीगर हमारे, इसलिए। लेकिन ये जो जैसे मैंने आपको पिछले उसमें कहा था कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब एंड मरियम साहबा अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतनी क्लोज फाइट है, इसको लूज़ किया जाए, क्योंकि उनको बहुत सारे इसमें फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। अगर ये इलेक्शन हारते हैं कल वहाँ पे मरियम और ये जरदारी साहब एंड कंपनी, तो इसके बाद ये जो टेम्पो बना है ना इनका, वहाँ डस्का से बना है, पहले सवाद से बना, उधर से सारी आपका अब नौशहरा से बना है, फिर आपने हफीज़ शेख को हराया है, फिर आपके जलसे जुलूस, वो टेम्पो को बड़ा यहाँ पे हिट होगा। सो लिहाजा मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इनके लिए डू और डाई का मसला है। इसके लिए जरदारी साहब के लिए मैं तो ब्रेक में कह रहा था, मैं कि जरदारी साहब को अगर एस्टेब्लिशमेंट को खरीदना पड़ा तो वो उसको खरीदने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब कि अब की दफा हम आपको ये मैच नहीं जीतने देंगे, लेकिन वो खामोश हैं, चुप है। क्रेडिट तो दें उनको कि उन्होंने जो 2 सीटें एक्स्ट्रा ली, एक ताज हैदर की वो नहीं थी उनके नून लीग के, इसके इमरान खान के एमपीए तोड़ के, बाय द वे जो 1-2 जिनके खिलाफ अब एक्शन पीटीआई लेने जा रही है, और यूसुफ रजा गिलानी, 2 वोटों से पीटीआई से जो पीपल्स पार्टी की ने ली हैं, सारा मैच तो उसी का पड़ा हुआ है, उसी का पड़ा है। लिहाजा एक मुझे किसी ने इनके बारे में बाद में मैं डर भी जाता हूँ, क्योंकि जरदारी साहब के बारे में एक इंतहाई अहम आदमी है जो उनके भी मतलब जानते हैं बड़े करीब से, हमारे भी दोस्त हैं। वो ये कहते होते हैं कि जरदारी साहब एक इस तरह के बंदे हैं पाकिस्तान में, यूनिक हैं। अगेन अब हम उसकी प्रैग्मेटिकिज्म पे जा रहे हैं, जो नुसरत जवेद साहब, आमिर मतीन साहब का हाल मार्क है। वो ये कहते हैं कि जनाब के ये पाकिस्तान में वहद बंदा है जो सिचुएशन क्रिएट भी कर सकते हैं और सिचुएशन को आके उससे फ़ायदा भी उठा सकता है। वो कहते हैं अमेरिकन को देखें, अमेरिकन की बात करते हैं, उन्होंने कहा जब दुनिया भर में जाते हैं सिचुएशन क्रिएट करते हैं, अफगानिस्तान घुस जाएंगे, इराक, दुनिया जहाँ में हर जगह जाएंगे, शाम वगैरह में, लेकिन सिचुएशन से फ़ायदा नहीं उठा सकते, फंस जाते हैं। कहते हैं जरदारी साहब नहीं, ये फ़ायदा उठाते हैं। उनका ये कहना था कि ये जो यूज़ कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एस्टेब्लिशमेंट से बड़ी डील के लिए या इमरान खान साहब को डराने के लिए, वो ये कहते थे, ये उन्होंने मुझे इलेक्शन से पहले कहा था, अगर जरदारी साहब ने फैसला कर लिया कि मैंने यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी को यहाँ इलेक्शन जितवाना है, तो कहते हैं वो जितवाएंगे। अगर सिर्फ उन्होंने उनको बेट के तौर पर यूज़ करना है, कि बार्गेनिंग चिप के तौर पर करना है कि एस्टेब्लिशमेंट डर जाए, खान साहब डर जाए, तो वो फिर एक अलहदा कहानी है। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैं ना वो तो जीत गए हैं, अब उन्होंने पहला स्टेप, उन्होंने कहा ये फिर इसका मतलब कि बड़ी डील मारेंगे अगर वो उसमें आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये हारने वाला इनका नहीं है, वो सेनेट स्पेशलिस्ट है, ये 3-4 दफ़ा लड़ चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। सो सारा अब ये मुद्दा जो है ना, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट पे आ रहा है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनको सेनेट नहीं लेने देंगे, हुकूमत अब चुप है। अब कोई कहीं पे कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है जो ओपन बैलेटिंग होने चाहिए। नोबडी सेइंग दैट, ना मीडिया कह रहा है, ना ट्विटर कह रहे हैं, ना यूट्यूबर कह रहे हैं, ना हम कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा। क्यों? हुकूमत की तरफ से ये आर्डर्स आ गए हैं कि भाई साहब अब ओपन बैलेटिंग की बात नहीं करनी। वो हमें वहां सूट करता था, बल्कि शिबली फराज साहब तो कह चुके हैं कि अब हम ऑल आउट जाएंगे, हमारे पास भी जो कुछ होगा हम वही कुछ करेंगे। सो अब देखना यह है कि जरदारी साहब जो बड़ी खामोशी से वो चुप पड़े हैं, कोई वारदात डाल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से कोई अपना वो कहते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा मांग रहे हैं, या वाकई इस दफा वो नवाज शरीफ को डिच नहीं करना चाहते, कि वो लास्ट टाइम कर चुके हैं, वैसे भाई दफे उनको कर चुके हैं, उनके साथ बना के, जी सर वो कर चुके हैं वहां पे। आपकी दफा ये देखना है कि वो वाकई सीरियस हैं कि गिलानी साहब को हमने चेयरमैन बनवाना है, वाकई हमने इमरान खान साहब को झटका देना है, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ जो मजीद कमज़ोर हो चुका है उसको फर्दर हमने कमज़ोर करना है, या उसी में से देग में से कोई अपना कोई हिस्से 2-3 ही उनको चाहिए, कोई 2 उनके लोग इस वक्त जेल में बंद हैं सर, उनको छुड़वाना है, प्लस अपने केसेस हैं, अपने केसेस खत्म करवाने हैं। केसेस खत्म ना भी हूँ, उनको ये है कि केसेस मैं खुद खत्म करवा लूंगा, सिंध में भेज दें, मुझे सिंध में भेज दें, ये इश्यूज रहते हैं। 2-4 उनकी डिमांड है, या वो बिगर उसके लिए काज के लिए जाते। बिगर काज क्या है कि आप सेनेट लें, अब लेसर काज क्या है कि जी सेनेट भाड़ में गई, होती रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। आज सजनानी साहब भी बलोच भाई है हमारा, ठीक है, घर वाली बात है, वो भी बलोच है, हम भी बलोच हैं, अपना अपना घर है, लिहाजा गिलानी साहब को बेचो और अपने सिंध में केसेस वो शिफ्ट करो। बरा कल देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या फैसला करते हैं कि गिलानी के चेयरमैन बनना है। यूसुफ रज़ा गिलानी को बेचना नहीं होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी को आप देखें, बिल्कुल वो मुल्तान के अंदर एक स्वाय बेटे के सारी सीटें हार गए थे, तो उनको तो नीचे से पिट से निकाल के उन्होंने जो ऑलरेडी इतना इंपॉर्टेंट बना दिया, इस्लामाबाद से जितवा दिया, तो वो ऑलरेडी काफ़ी मुआवजा मिल चुका हुआ है। बाकी मुझे डर ये है, खदशा
कि ये क्योंकि किसी पार्टी ने चांस नहीं लेना, तो वो जो लतीफ़ा है ना कि बारूद कुछ ज़्यादा ही भरा जाए, पता चलेगा आगे 6-6 हम 1-1 2-2 का सोच रहे हैं, कल पता चले कि 5-5 7-7 वोटों से जो भी जीता है वो 5-7 वोटों से जीत रहा है, क्योंकि बारूद ज़्यादा भरने का है। वो मुझे इसलिए भी है कि सिर्फ अब्दुल करीम साहब अकेले, एक हाफिज साहब बोले है, तो फोन तो 30-40 को गए होंगे, वो बाकी जो 12-13 किसी की आवाज़ नहीं आई है। तो उससे मुझे कल इलेक्शन से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, यू नेवर नो, विल सी विल सी वो है। मगर फिलहाल मुझे उम्मीद है काफी लोगों को फोन गए होंगे, तो बोला तो एक ही है ना, फोन पे काम चला रहे हैं। नहीं अभी पता नहीं कितनों से फोन पे बात की है, कितनों से जाके मुलाकातें की हैं, बोला तो एक है ना, तो उससे देखेंगे। डर के मारे जाते नहीं होंगे, कोई वीडियो ना बना ले। मगर एक इलेक्शन का जो सबसे बड़ा एक जिसपे कम नजर पड़ रही है, जो सबसे बड़ा कैजुअलिटी है, वो हफीज शेख साहब पे पड़ गई है कुलाड़ा। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े ही ऑब्जर्वेशन जो दिए हैं उनके, बड़े ही जो है ना हफीज शेख के बारे में, कि जी उन्होंने कहा जी वैसे इनको सूरी तौर पे तो इस तरह की हार के बाद, बिल्कुल सही है, उन्होंने इस तरह की हार के बाद तो लोग इनको मसो जाना चाहिए था। साथ में उन्होंने मांग लिया है कि जी कैबिनेट सेक्रेटरी साहब और जो है ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये लिख के देंगे कि ये मशीर सरकारी मुराद तो नहीं ले रहे, वो तो ले रहे हैं, वो सारे ले रहे हैं, मैं गाड़ियों में उनको आते जाते देखा है, सब कुछ चल रहा है। तो ये वो 48 वो 5000 नहीं तो 4800 सीसी की गाड़ियां ले के रखी हुई है मशीरों ने, वो बिल्कुल वो वाला है। फिर उन्होंने कहा जी कितना टैक्स दिया है, वो ज़ाहिर टैक्स और कैबिनेट में जाते हैं, मतलब किसी इशू पे जाते हैं या रेगुलर बैठते हैं, रेगुलर बैठते हैं उन्होंने तो वो उसका कह दिया है, अदालत का पहले ही इनसे फैसला आ गया, वो तो सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं कि वो कैबिनेट में भी शरीक नहीं, हो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, दूसरा वो एग्जेक्टिव पावर नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो सब कर रहे हैं। तो उसके बाद अब बहुत बड़ा नून लीग के पीटीआई के लिए मसला हो गया है कि क्या करें हफीज शेख साहब को, क्योंकि इमरान खान बज़िद है। IMF के साथ जो है ना वो बिल्कुल क्रूशियल स्टेजेस पे हैं गुफ्तगू, और वो 24 को शायद फैसला होना है, 24 मार्च को। उसके बाद आप वो ना नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की उसमें बैठ सकते हैं जहाँ ये सारे फैसले जाने होते हैं, ना वो NFC के अंदर बैठ सकते हैं, ना कैबिनेट के अंदर इस तरीके से बैठ सकते हैं, ना एग्जेक्टिव पावर इख्तियार कर सकते हैं। अब तरीके दो ही रह गए हैं उनको रिटेन करने के, एक ये कि MNA बनाए। अब वो देखेंगे कौन सी ऐसी सीट है, जिस तरह शौकत अजीज की दफा नारोवाल से खाली करा ली गई थी, नारोवाल नहीं सर, अटक से और वो मरते मरते बच्चे पे सीट के लिए, वो मरते मरते बच्चे थे, अटैक हुआ, गौसली शाह के लिए फैसलवाड़ा की भी तो सीट खाली हुई है जितोई साहब के लिए, और गौसली शाह के लिए नारोवाल से शायद गलबन करवाई गई थी। तो ये अटक से करवाई गई थी, या सेनेटर बनाए। अब वो भी देखना है कि ये चाकू किसके ऊपर KP में मोस्ट लाइकली लगेगा। तो यही दो तरीके रह गए, वरना हफीज शेख साहब का जो है ना ये रहना, और उससे पूरा वो जो अटैच्ड एक बिग इंडस्ट्री के लोग हैं, चीनी वाले भी जो बचाए हुए हैं, ऑयल कंपनी वाले भी बचाए हुए हैं, तो हफीज शेख साहब पे बड़ों के स्टेक साहब बहुत बड़ा झटका लग चुका है। आमिर साहब, आपको नहीं लगा जो फैसल वाडा साहब जो अपनी MNA शिप से पीछे हटे, वहां पे तो इलेक्शन करवा सकते हैं ना हफीज शेख के लिए? नहीं, वो वहां से वो भी एक रिस्क है कि एक इतना बड़ा एक झटका लग गया है, तो वो सीट भी जो है देखेंगे कितनी की मजबूत है। दूसरा झटका 40 हफीज शेख साहब कर सकते हैं, और वो होते होते होगी, ये वो कुछ अर्सा हफ्ते और महीने लग जाएंगे। ये तो फौरी तौर पे इनको मुसीबत है। ये 24 को मार्च को IMF का जो है डेलीगेशन है, और फौरी प्रॉब्लम है, और वो भी बहुत बड़ा गैम्बल होगा। अगेन वो बड़ा गैम्बल है। इवन जो वाडा साहब का बाय द वे, एक तो उनकी ये MNA की देखेंगे सीट कौन जीतता है, दूसरा उनके ऊपर वो भी तलवार लटक रही है कि उनके ऊपर 62-63 वाली, कि उन्होंने बार-बार झूठ बोला है, तो हो सकता है कि उनकी सेनेट की सीट भी जा सकती है। और अगर वो गई, वो डिस्क्वालीफाई हुए, तो वो फिर पीपल्स पार्टी को अगेन सेनेट के अंदर चली जाएगी। ये भी प्रॉब्लम है। बाय द वे उससे कहता हूँ कि सादिया अब्बासी साहबा पे भी वही केस था, वो डिप्टी चेयरपर्सन का वो इलेक्शन लड़ रही हैं, सो उनके ऊपर भी वो केस है।